हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेज 1 ऑफ लेबर। तो स्टेज 1 को स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट एक्चुअली लेबर इज़। लेबर क्या है, पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद वी विल गो टू द स्टेज 1 ऑफ लेबर। तो जो लेबर है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब लेबर क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब इवेंट्स होने हैं सीरीज़ में वो कहाँ होंगे, वो सारे के सारे इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्यों होंगे? टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। मतलब जो फीमेल ने कंसीव किया है, जो प्रोडक्ट फीमेल ने कंसीव किया है, उसको आउट करने के लिए, उसको फीमेल के वूम से आउट करने के लिए थ्रू द वेजाइना जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लेबर। अब ये जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, इसमें फीटस होता है, प्लेसेंटा होता है, मेम्ब्रेन मतलब कॉरियन, एमनियन, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो इसको आउट करने के लिए जो सीरीज़ ऑफ इवेंट फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर। फाइन। अब अगर हम बात करें तो जो LSCS मतलब जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, ये लेबर के अंदर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो सिजेरियन सेक्शन होता है फीमेल में, उसमें इवेंट्स नहीं टेक प्लेस करती, उसमें फीमेल जस्ट गो टू द हॉस्पिटल और वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बेबी को एक्सपेल आउट करा देते हैं। जो प्रोडक्ट है उसको थ्रू द सिजेरियन सेक्शन जो बेबी है वो आउट हो जाता है। इसमें कोई इवेंट्स नहीं टेक प्लेस करते हैं, तो इसीलिए जो LSCS है ये लेबर के अंदर नहीं आता है। वेयर एज अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फीटस है उसको जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको पूरा बाहर निकाल देना। उसमें हमें ज़रूरी नहीं है सीरीज़ ऑफ इवेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए जो LSCS मतलब जो सिजेरियन सेक्शन है वो अंडर द डिलीवरी आता है, नॉट अंडर द LSCS। फाइन, क्योंकि डिलीवरी के अंदर हमें इवेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए जो LSCS है वो डिलीवरी के अंदर आता है। और जो हमारा जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है वो लेबर के अंदर आती है, क्योंकि उसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट जैसे कि इंगेजमेंट होना, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। दैट्स वाई इट कम्स अंडर द लेबर। फाइन। तो अगर हम बात करें नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं, यूटोसिया। फाइन। अब कौन सा लेबर है जिसको हम बोलेंगे कि ये एक नॉर्मल लेबर है? इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें, इसके जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है स्पॉन्टेनियस, मीन्स जो डिलीवरी होगी वो अपने आप से इंड्यूस होनी चाहिए। मतलब उसमें जो बेबी उसको जो फीमेल है उसको हमें ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ताकि ऑक्सीटोसिन हम मेजरली तब देते हैं जब फीमेल को पेन नहीं होता है, और तो पेन को इंड्यूस कराने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। तो अगर हमें ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, वो नॉर्मल लेबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल लेबर होता है उसमें जो पेन इंड्यूस होता है वो खुद ब खुद हो जाता है, बाय सेल्फ होता है, ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एट टर्म, मतलब जो नॉर्मल लेबर होता है ये टर्म में होता है, मीन्स आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ही जो बेबी है वो एक्सपेल आउट होता है। अगर आफ्टर 37 होता है तो हम उसको बोलेंगे वो नॉर्मल लेबर है। बट अगर ये 37 वीक से पहले हो जाता है तो वो नॉर्मल लेबर में नहीं आएगा। थर्ड क्राइटेरिया इज़ मिनिमल यूज़ ऑफ डिवाइसेस। मतलब अगर किसी भी लेबर में अगर हमारे वैक्यूम यूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल लेबर के अंदर नहीं आएगा। इसमें मिनिमल यूज़ होता है डिवाइसेस का या इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे कि अगर हम बात करें एपिसियोटमी की सीजर, अगर वो यूज़ हो रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल लेबर हो गया, नो, दैट इज़ नॉर्मल लेबर, क्योंकि मिनिमल यूज़ होना चाहिए डिवाइसेस का। अब जो एपिसियोटमी तो देनी ही पड़ती है। एपिसियोटमी मतलब जो हम कट लगाते हैं वेजाइना में ताकि जो बेबी है वो आराम से बाहर आ सके। तो मिनिमम टू मिनिमम यूज़ होना चाहिए डिवाइसेस का, जो इम्पॉर्टेंट है केवल उन्हीं का होना चाहिए। फाइन। अभी नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मतलब बेबी का जब बेबी एक्सपेल आउट होगा नॉर्मल लेबर में तो उसकी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी। वर्टेक्स मतलब जो बेबी का सर होगा यहाँ पे वो नीचे की तरफ होगा, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट एनी अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब जो बेबी होगा वो विद इन 12 to 16 आवर्स वो डिलीवर हो जाएगा अगर नॉर्मल लेबर की बात करें। बट अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो हम बोलेंगे वो एबनॉर्मल लेबर है। फाइन। अभी जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है 6, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। मतलब जो नॉर्मल लेबर होगा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी जो कि मदर की हेल्थ को अफेक्ट करे या बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करे। मतलब जो मदर है और जो बेबी है वो क्या होंगे, दोनों को दोनों हेल्दी होंगे इन अ नॉर्मल लेबर।
फाइन, तो ये सारे क्राइटेरिया से जो हमने डिस्कस करे ये है नॉर्मल लेबर के। और अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है, कोई भी क्राइटेरिया मिसिंग है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, एक एबनॉर्मल लेबर है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टोसिया। क्लियर, आई होप द लेबर इज़ क्लियर टू यू। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 1 ऑफ लेबर। तो लेबर में टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। सर्वाइकल स्टेज इसको क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये कब स्टार्ट तो ये कब होता है, जब फीमेल को लेबर पेन होने लग जाए, ट्रू लेबर पेन। यहाँ पे फॉल्स लेबर पेन की बात नहीं हो रही है, जब फीमेल को ट्रू लेबर पेन होने लग जाए तब से ये जो फर्स्ट स्टेज है ये स्टार्ट हो जाती है। और एंड कब होती है, एंड तब होती है जब फीमेल का जो सर्विक्स है वो टोटली 10 सेंटीमीटर पूरा का पूरा डायलेट हो जाए। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स के साथ ये स्टेज क्या होती है, एंड होती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सर्वाइकल स्टेज। फाइन, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का, प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसमें होता है 12 to 14 आवर्स, और मल्टी ग्रेविडा मतलब जो सेकेंड थर्ड या उससे ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है उसमें लगता है 6 to 8 आवर्स इस पूरी स्टेज को कंप्लीट होने में। ये जो स्टेज है इसके भी फर्दर 3 फेजेस होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज। एज अ लास्ट भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये फेजेस में क्या होता है ना, अगर केवल लेटेंट फेज की बात करें तो जो लेटेंट फेज है इसमें जो सर्वाइकल डायलेशन हो रखा होगा फीमेल में वो केवल 1 to 3 सेंटीमीटर होता है, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं फीमेल को वो हर 15 से 30 मिनट के बीच में आते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जो आएगा वो 15 से 30 सेकंड तक ही रहेगा केवल। और इसमें जो मदर की कंडीशन होगी, जो मदर होगी वो यहाँ पे बहुत टॉकेटिव होगी, वो नर्स से बात करेगी, डॉक्टर से बात करेगी अपना पूरा, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्टिव फेज। एक्टिव फेज तब स्टार्ट होता है जब सर्वाइकल डायलेशन के 4 से 7 सेंटीमीटर तक के जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो आता है एक्टिव फेज के अंदर। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो हर 3 से 5 मिनट के बीच में होंगी, और जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो 45 to 60 सेकेंड्स तक रहेगा। और यहाँ पे जो मदर की कंडीशन होगी, मदर एंशियस मतलब घबराने लग जाएगी, डरने लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करें अगर ट्रांजिशन फेज़ की, तो यहाँ पे जो सर्वाइकल डायलेशन होगा वो पूरा 8 to 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे अब हर 2 से 3 मिनट के अंदर, और हर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा 60 to 90 सेकेंड मतलब 1 से 1.5 मिनट तक रहेगा। और जो यहाँ पे मदर की कंडीशन होगी, मतलब मदर आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब वेरी फियरफुल हो जाएगी, शी विल स्टार्ट शाउटिंग। तो ये सारी कंडीशंस मदर में देखने को मिलेंगी। तो दीज वर द 3 फेजेस विच कम्स अंडर द स्टेज 1 ऑफ लेबर। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 में जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो फर्स्ट स्टेज 1 है इसमें हमारी टोटल 7 इवेंट्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो अब इनको हम 1 by 1 वी विल डिस्कस अबाउट दैम, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो फंडस पार्ट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कुछ इस तरीके का फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ये वाला ऊपर का पार्ट क्या होता है, फंडस। फंडस वाला पार्ट में क्या होता है हमारा, ट्यूबल ऑस्टिया होता है। ट्यूबल ऑस्टिया मतलब जहाँ पे से जो फैलोपियन ट्यूब्स है ये इमर्ज आउट होती है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये होता है ट्यूबल ऑस्टिया। और इन ट्यूबल ऑस्टिया को हम ये बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस। जैसे हार्ट में वो होता है पेस मेकर, वैसे ही यूट्रस में भी पेस मेकर होता है, जो कि ये वाले पार्ट होते हैं। ये ट्यूबल ऑस्टिया को हम पेस मेकर बोलते हैं ऑफ यूट्रस। इसको पेस मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से ही जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इमर्ज आउट होती हैं, यहीं से कॉन्ट्रैक्शंस निकलती हैं। तो फंडल डोमिनेंस मतलब डोमिनेंसी ऑफ फंडस, फंडस से ही हमारी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो इमर्ज आउट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फंडल डोमिनेंस। तो इस पॉइंट में केवल इतना ही बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबल ऑस्टिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारा पेसमेकर होता है यूट्रस का। और इसको पेसमेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हमारी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो स्टार्ट होती है, यहीं से ही वो इमर्ज आउट होती है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फंडल डोमिनेंस। नेक्स्ट जो सेकेंड इवेंट है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। जो यूट्रस होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है यहाँ पे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा है कि 3 तरीके के मसल्स होते हैं यूट्रस में, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और इंटरमीडिएट। तो वैसे ही जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है इसमें हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमें देखने को मिलती हैं।
और यहाँ पे क्या होता है इस पॉइंट में, हेयर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स अकर, मतलब यहाँ पे हमें क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मसल्स का और रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होगा ओनली, रिलैक्सेशन नहीं होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट। डिफरेंस मैं आपको इसमें बता दूं कि क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर यूट्रस की मसल्स का साइज़ ये है तो कॉन्ट्रैक्ट होके वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब काफ़ी कम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके, और जब वो रिट्रैक्ट होगा तो वो इतना हो जाएगा, मतलब उसके नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा। वेयर एज जब रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन में क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल साइज़ है तो ये इतना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्सेशन में अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है रिट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। रिट्रैक्शन मतलब क्या होता है, वापस उसका कुछ उसके ओरिजिनल जो पोजीशन है, जो ओरिजिनल शेप है उससे कुछ ज़्यादा ही रिट्रैक्ट हो जाना, कुछ ज़्यादा ही खुल जाना। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो उससे कुछ ज़्यादा, उससे कम हो जाना, लेकिन रिलैक्सेशन में वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है। फाइन, तो ये डिफरेंस है रिट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में। और जो सेकंड पॉइंट है इसमें बोला गया है कि यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन होता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इस वाले में अपर यूट्राइन सेगमेंट में, ये याद रखना, जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शन करवाती है, रिलैक्सेशन नहीं होता है यहाँ पे। फाइन। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, जो यहाँ पे दिखा भी रखा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, मैं इसको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है यहाँ पे रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ये दो चीज़ें होती हैं, और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है यहाँ पे हमारी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन और रिट्रैक्शन में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अगर वो ऐसे खुल जा रही है अपनी ओरिजिनल पोजिशन तो वो रिट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और ये थी उसकी नॉर्मल पोजिशन। तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है यहाँ पे क्या होता है, या तो वो अपने शेप से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती है, या तो अपनी और वो उसके बाद अपनी ओरिजिनल शेप से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी काफ़ी सिकुड़ती है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आती है, फिर सिकुड़ती है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस अपर यूट्राइन सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, जो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स आर अरेंज्ड इन बकेट होल्डिंग मैनर। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो यूट्रस में कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो ये अरेंजमेंट हो रखा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का और सर्कुलर मसल का, तो ये कैसे अरेंज है, इट इज़ लाइक अ बकेट होल्डिंग मैनर, जैसे कि किसी ने एक बकेट मतलब बाल्टी पकड़ रखी हो, इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं। फाइन, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जो थर्ड पॉइंट है स्टेज 1 लेबर का, वो है पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। When uterus contraction occur in upper uterine segment of the longitudinal muscle fiber, that time relaxation occur in circular muscle fiber। मतलब कहने का क्या है कि जब अपर यूट्राइन सेगमेंट में जब यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी, ये याद रखना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर दोनों जगह कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बच्चा यहाँ पे फंस जाएगा, इसीलिए जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो नीचे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ताकि बच्चा जो है वो आराम से डिसेंट डाउन हो जाए, बाहर आ सके। फाइन, अब यहाँ पे क्या है, हमें पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं फीमेल को। तो वो ड्रग्स हैं, या तो आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो या तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो। वैसे मेजरली ऑक्सीटोसिन वी प्रेफर, और कुछ मेडिकेशंस हैं जो हमें यहाँ पे अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये डिस्टर्ब कर देती हैं पोलैरिटी को। मतलब जो आराम से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके बेबी बाहर आ रहा है, इस जो ये पूरा मैनर है इसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं। और वो कौन सी ड्रग है, एर्गो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे, जैसे कि एर्गोमेट्रॉन हो गया, मेथार्जिन हो गया। तो ये सारी ड्रग्स हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द लेबर। फाइन, तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस आई होप क्लियर टू यू ऑल। अभी हमारा जो फोर्थ इवेंट है वो है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्या होता है ये,
इफ़ अ रिंग प्रेजेंट इन द हेड, मतलब जैसे समझ लो ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर अभी बेबी है। जब बेबी का जब डिलीवर स्टेज 1 में होता है तो वहाँ पे ना फीमेल का जो एब्डोमेन है वहाँ पे हमें कुछ रिंग्स देखने को मिलती है, कुछ ऐसा वेवी फॉर्म में हमें फीमेल का यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ये रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, बेबी के हेड में, बेबी का जैसे समझ लो बेबी क्या है यहाँ पे, सिफेलिक मतलब हेड नीचे है उसका। ठीक है, ऐसी पोजीशन में बेबी है, बेबी का हेड यहाँ पे है, बेबी अभी अंदर है यूट्रस के, और बाहर हमें यूट्रस में क्या एक रिंग देखने को मिल रही है ऐसी। ठीक है, फीमेल के यूट्रस में ऐसी रिंग देखने को मिल रही है। अगर वो रिंग बेबी के हेड में, बेबी के हेड की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जैसे कि आप एस्टिमेशन लगा लो कि हाँ यहाँ पे बेबी का हेड होगा और यहीं पे क्या आ रही है, ये वेव्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है, ये टोटली नॉर्मल है अगर वो बेबी के हेड में आ रही है। अगर प्रेजेंट है वो केवल हेड में, अभी केवल हेड की बात करी है मैंने, तो ये नॉर्मल, ये फिजियोलॉजिकल रिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ अ रिंग, लेकिन अगर कोई रिंग बेबी के नेक में, जैसे समझ लो ये नेक है, इस नेक वाले एरिया में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, और इसको हम या फिर श्योर्टकर रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इनसाइड द बेबी अभी इनसाइड द यूट्रस ही है, ऐसा नहीं कि बेबी बाहर आ गया, बेबी यूट्रस के अंदर ही है, बस हमें बाहर से वो जो यूट्रस है उसमें एक रिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ अ रिंग इज़ प्रेजेंट इन द अम्बलाइकस रीजन, अगर बच्चे के अम्बलाइकस वाले रीजन में ये रिंग प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, पैथोलॉजिकल रिंग है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है ये हमें क्या, ये जो रिंग है जो बेबी के अम्बलाइकस रीजन में हो रही है, ये हमें क्या सजेस्ट करती है कि बेबी क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ये जो लेबर हो रहा है ये ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब बच्चा वहाँ फंस गया है। इसको हम और क्या बोलते हैं, बैडल्स रिंग भी बोलते हैं। ये जो इमेज में आपको देखने को मिल रहा है यही है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, बैडल्स रिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज शो की है, ये भी रही। ठीक है, अगर बेबी के हेड में है तो इसको फिजियोलॉजिकल रिंग, बेबी के नेक में है तो वो कंस्ट्रक्शन रिंग, और अगर अम्बलाइकस रीजन में है तो वो पैथोलॉजिकल रिंग। सो गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इवेंट, दैट इज सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब होता है सर्विक्स का थिन हो जाना। अगर ये नॉर्मल इतना है सर्विक्स, तो ये इसका इफेसमेंट में तो ये पतला हो जाएगा, सर्विक्स का ये पार्ट क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और जो सर्विक्स है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, टू अपर सेगमेंट। जो अगर ये यूट्रस है, अगर ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, ये नीचे वाला पार्ट सर्विक्स है, तो ये फोल्ड होके, अगर ये अपर यूट्राइन सेगमेंट हो गया, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा, तो ये फोल्ड होके पूरा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब लेबर इंड्यूस हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये होता है, और ये इसलिए होता है ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपरली बाहर आ सके। इस टाइम पे हमारा सर्वाइकल इफेसमेंट अगर हम शॉर्टली समझे तो हमारा सर्विक्स का थिन हो जाना। डायलेशन तो आपको पता ही है, जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगा। ये इमेज आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे जो सर्विक्स का, अगर आप देख पा रहे होंगे कितना थिक सर्विक्स है, लेकिन सेकंड इमेज में वो थिन हो गया है, और फर्स्ट इमेज में जो सर्विक्स है वो बहुत नैरो है। वेयरएज अगर आप सेकंड इमेज में देखोगे तो सर्विक्स में थोड़ा डायलेशन, और थर्ड वाले में पूरा डायलेशन देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेज 1 में ये इवेंट आता है, स्टेज 1 में ही ये इवेंट आता है, कौन सा, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन वाला। ठीक है, जहाँ पे जो सर्विक्स है वो थिन हो जाता है और थोड़ा डायलेट हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें प्राइमरी ग्रेविडा वाली मदर में, मतलब जो पहली बार मदर बनी है, जिसने पहली बार कंसीव किया है, तो उनमें जो सर्विक्स का इफेसमेंट मतलब थिनिंग होना सर्विक्स का, वो कब होता है, वो पहले ही हो जाता है। मतलब सर्वाइकल इफेसमेंट मतलब थिनिंग होना सर्विक्स का वो पहले हो जाता है, किसके, डायलेशन होने से पहले ही जो सर्विक्स है वो थिन होने लग जाएगा। ये हो रहा है प्राइमरी ग्रेविडा वाली मदर में। लेकिन अगर कोई मल्टी ग्रेविडा मतलब जिसने 2-3 बार कंसीव कर लिया है, अगर वो मदर है, तो उनमें बोथ इफेसमेंट भी और डायलेशन भी दोनों साथ साथ में होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी नेक्स्ट 6th इवेंट जो है वो है सर्वाइकल डायलेशन। मतलब जो 5th था वो सर्वाइकल इफेसमेंट था, 6th पॉइंट था सर्वाइकल डायलेशन वाला। ठीक है, डायलेशन मैंने आपको बता दिया होता है क्या है, बस इसमें यू हैव टू रिमेंबर रेट मतलब किस रेट में जो डायलेशन होता है वो हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। अगर प्राइमरी ग्रेविडा वाली मदर है तो इन वाली फीमेल्स में जो लेटेंट फेस हमने पहले डिस्कस किया था, जो लेटेंट फेस होता है उस टाइम पे जो सर्वाइकल डायलेशन होता है ना वो केवल 3 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पे लेटेंट फेस में जो डायलेशन हो रहा होता है ना सर्विक्स का, वो
5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा होता है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर जब तक हुआ नहीं तब तक वो लेटेंट फेज में आता है। जब तक 3 सेंटीमीटर तक सर्विस डायलेट नहीं हुआ तब तक वो लेटेंट फेज में आता है। और ये 3 सेंटीमीटर वो होता है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर हो चुका है, तो अब वो किस रेट से होगा? अब वो होगा 1 से लेके 1.2 सेंटीमीटर पर आवर सर्विक्स डायलेट होता रहेगा आफ्टर 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलेशन जब हो जाएगा सर्विक्स का, ठीक है। वेयर एस अगर हम बात करें मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल की, तो उनमें जो लेटेंट फेस है, जब जो सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर तक खुलता है, तो उस टाइम पे 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से फीमेल में डायलेशन हो रहा होता है। कब तक? जब तक 3 सेंटीमीटर पूरा सर्विक्स नहीं खुला तब तक 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेशन होता रहेगा। वेयर एस अगर हम बात करें मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल की, अगर बात करें 3 सेंटीमीटर आफ्टर, जब 3 सेंटीमीटर सर्विक्स खुल चुका है उसके बाद वो होगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेशन होगा फीमेल में। फाइन। अभी लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट इवेंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब फीमेल में बैग ऑफ मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है? बैग ऑफ मेम्ब्रेन मतलब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे से मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी। ये मेम्ब्रेन क्या है? ये एमनियन वाली, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड था। ये क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर पड़ता है, अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी। तो जब वो प्रेशर पड़ता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, तो क्या होता है? ये सारी जो ये बैग था, ये देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बैग अकर्स इन द फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द फीटस विच कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड। तो एक बैग का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चे के सर की तरफ। अगर ये बेबी है, ये यूट्रस है, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, ये क्या हमारा, ये था हमारा एमनियन, जिसमें और इसके अंदर थी एमनियोटिक फ्लूइड, ये था एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्शंस इतनी लग रही हैं, तो बेबी के सर के आगे पे क्या होगा? ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें था कंटेन हो रखा था, इसका ये क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलता है यहाँ पे, यही बोला है कि फॉर्मेशन हो जाएगा बैग ऑफ मेम्ब्रेन का, जिसमें क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होगा। सो एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बेबीज हेड इज कॉल्ड फोर वाटर। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। तो ये थी वो इमेज, और उसमें बोला था कि जो ये बेबी के यहाँ पे जो ये वाटर होता है, बेबी जो हेड है फीटस का, उसके यहाँ पे जो वाटर होता है, ये होता है 4 वाटर बैग। यहाँ पे मैंने लिखा तो मेंशन भी किया है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन कंटेनिंग 4 वाटर। यहाँ पे जो वाटर होगा इसको हम बोलेंगे 4 वाटर। वेयर एज यहाँ पे जो होगा इस वाले पार्ट में बेबी के बटक्स के साइड में, इसको हम बोलेंगे हाइंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने दे रखा है कि ये यूट्रस हो गया, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी हो गई, यहाँ पे बेबी हो गया, ठीक है। पीछे जो है वो है 4 वाटर, ये यहाँ पे जो है वो है हाइंड वाटर। लेकिन ये वाटर हम बोल के इसको, ये पूरा एमनियोटिक कैविटी है, इसके अंदर पूरा एमनियोटिक फ्लूइड ही है ये अगर बात करें। लेकिन अगर वो हेड के आगे है तो उसको बोलेंगे 4 वाटर, अगर पीछे है तो हाइंड वाटर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेज 1, ठीक है। आई होप द होल वीडियो इज़ क्लियर टू यू। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में स्टेज 2 के बारे में, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्टेजेस, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।